आईफोन लेकर आए हैं फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और उनको यहाँ आके ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और ड्यूटी क्या है बेसिकली, वो आज इस वीडियो में अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता होगा, अगली बार आप गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये गलती आप करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइन आपको भरना पड़ेगा। कुछ देशों में तो वो लोग आपको जेल में भी डाल सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये होता है सारा इमिग्रेशन का हिसाब किताब। अब आप सोचिए इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपको लग सकता है कि अच्छा यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। आप सोचिए, आपका क्या नाम है, नाम तो आपको पता ही है, कहाँ से आ रहे हैं ये भी पता है, क्यों आए हैं बेझिझक बोल सकते हैं कि घूमने के लिए आया हूँ या ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, कागज़ हैं मेरे पास में, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें भी। मेरा पिछला जो वीडियो था वो था कस्टम्स फ्रॉड के बारे में। दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ, कस्टम्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, कस्टम्स चेक से जुड़ा हुआ। जैसे ही हुआ मैंने उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया, लेकिन हैरानी हुई उस वीडियो के जाने के बाद में पता चला कि इतने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने कहा कि ये उनके साथ में भी हुआ, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा देश के और भी दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी उनके साथ में इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं, और कई कई सालों से ये हो रहे हैं। मेरा मकसद उस वीडियो को बनाने का था कि मेरे जैसे और आपके जैसे जो बहुत आम पैसेंजर्स हैं वो अलर्ट हो सकें, साथ में जो बहुत ही ईमानदार ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ईमानदार लोगों की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो पाता है। कुछ बेईमान हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। मकसद था ये भी कि जो ईमानदार ऑफिशियल्स हैं वो समझ पाएँ, वो देख पाएँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज़ वो अपने कलीग्स की हरकतों को ज़रा देखें और उनको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। अल्टीमेटली ये मेरे और आपके सबके लिए है। चीज़ें ठीक होंगी तो हम सबका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हमारा काफ़ी अच्छा होगा। आज उस वीडियो के बाद में मुझे एक चीज़ महसूस हुई, कमेंट्स के थ्रू ही बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं जो कस्टम्स और इमिग्रेशन के नाम पर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। इंटरव्यू की जब बात आती है तो क्या सवाल पूछा उन लोगों ने, क्यों, क्या वगैरह वगैरह, जबकि जो पहली बार फ्लाई करने वाले होते हैं, पहला एक इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले होते हैं, उनके लिए तो ये कस्टम्स और इमिग्रेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ख़तरनाक चीज़ है। मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने वो सब चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कस्टम्स और इमिग्रेशन से जुड़ी हुई, ताकि अगली बार जब आप इस वीडियो को देखने के बाद इमिग्रेशन इंटरव्यू को फेस कर रहे होंगे या फिर आप कस्टम्स चेक से गुजर रहे होंगे और आपसे कोई पूछताछ करता है तो आपको पता हो कि ये दरअसल है क्या। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी बेईमान ऑफिशियल भी आपको चीट करने से बचेगा। आप कम से कम फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे, पहली बात ये। और फिर आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर आपको जानकारी देकर इस चीज़ को ठीक करने में कर सकूं तो मुझे करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं वो ज़रा क्लियर कर देता हूँ। आप अगर देश में किसी भी देश के इंटरनल फ्लाइट्स या इंटरनल यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इमिग्रेशन और कस्टम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप देश के बाहर किसी भी और कंट्री में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको कस्टम्स और इमिग्रेशन दुनिया के किसी भी हिस्से में इन दोनों का सामना करना पड़ेगा ही। एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल ट्रिप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक इंटरनेशनल ट्रिप में आता है कस्टम्स और इमिग्रेशन, डोमेस्टिक में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। पर दोनों ही केसेस में होता है आपको चेक इन करना होता है, जहाँ आपको बोर्डिंग पास मिलता है, चेक इन प्रोसीजर, जहाँ आप अपना बैग दे देते हैं, और दूसरा होता है सिक्योरिटी चेक। किसी भी एयरपोर्ट पर आप सिक्योरिटी चेक कराने के बाद फिर आप फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, हवाई जहाज़ में बैठते हैं। ये दो प्रोसेस तो दोनों ही केसेस में होता है, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, मतलब देश के अंदर या देश के बाहर। अब अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले जाते हुए होगा कस्टम्स, उसके बाद होता है इमिग्रेशन। बाहर की तरफ जब जाते हैं तो पहले कस्टम्स फिर इमिग्रेशन, ऐसे जब वहाँ से आ रहे हैं तो पहले इमिग्रेशन फिर कस्टम्स, ये हर जगह पर होता है। अब सिक्योरिटी चेक से पहले आमतौर पर एक कस्टम चेक होता है, लेकिन ये रैंडम होता है जब आप देश के बाहर जा रहे होते हैं। जब देश से अंदर आ रहे होते हैं तब तो ये वाला जो पार्ट है कस्टम्स वाला ये होता ही होता है। बहुत ही आसान भाषा में अगर बताऊं तो इमिग्रेशन का जो लेना देना है वो होता है लोगों के साथ में,
कस्टम्स का जो लेना देना होता है वो होता है सामान के साथ में, गुड्स के साथ में। इमिग्रेशन के ऑफिशियल्स चेक करते हैं लोग जो पैसेंजर्स हैं उनको, कस्टम्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो चेक करते हैं सामान को, जो लोग लेके आते हैं अपने साथ में उसको, या जो कार्गो से भी आता है। जैसे आप कोई पार्सल मंगाते हैं, आप कोई चीज़ मंगाते हैं विदेश से, तो कस्टम्स चेक वहाँ पर भी होता है। अब हम बात करते हैं कि इमिग्रेशन चेक दरअसल होता क्या है। इमिग्रेशन को काफ़ी सारे देशों में पासपोर्ट कंट्रोल भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि जो पासपोर्ट से जुड़ा हुआ हिसाब किताब है वो होता है इमिग्रेशन। बेसिकली इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का मकसद होता है ये चेक करना कि आपको हमारे देश में एंट्री करने की इजाज़त है या नहीं। इजाज़त या परमिशन क्या होती है? वीज़ा। आप यूएसए जाते हैं, आप यूरोप के किसी देश में जाते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं, बीइंग इंडियन या आपकी जो भी नेशनैलिटी है, उस देश के नागरिक होने के नाते आपको हमारे देश में आने के लिए जो परमिशन चाहिए वो है वीज़ा। वो आपके पास में है या नहीं। तो बेसिकली किसको अलाउ करना है, किसको नहीं, ये काम परमिशन जो चेक करते हैं ये करते हैं इमिग्रेशन के लोग। और अगर आपके पास में वो परमिशन नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, आपके नाम मैच नहीं हो रहे हैं, या आपका वीज़ा एक्सपायर्ड है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनके पास पूरा अधिकार होता है आपको वापस भेजने का आपके देश, या आप जहाँ से भी आए हैं, जो आपकी फ़्लाइट जहाँ से भी आई है, आपको डिपोर्ट करने का। तो डिपोर्ट करने वाला जो काम करते हैं वो करते हैं इमिग्रेशन वाले। एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो सवाल जवाब आपसे होते हैं जो इमिग्रेशन ऑफिशियल करते हैं, वो सिर्फ ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप किस मकसद से उनके देश में एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप बहुत ही जिस मकसद के लिए आपने वीज़ा लिया, फॉर एग्जांपल टूरिज्म वीज़ा आपके पास है, टूरिस्ट वीज़ा है या विजिटर वीज़ा है, आप उसी पर्पज़ से जा रहे हैं, कुछ दिन बाद लौटने वाले हैं, तो डरिए बिल्कुल मत। बिना डरे सवालों के जवाब देंगे। सवाल मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही आराम से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्यों करते हैं, मैंने बताया कैसे करते हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्या सवाल पूछते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे करते हैं पहले इस पर आते हैं। सबसे पहले जब आप हवाई जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो आपको जो सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है किसी भी देश में पहुंचने के बाद वो है इमिग्रेशन। वहाँ बहुत सारी लाइंस होती हैं। लाइंस में भी आप ख्याल इस बात का रखें कि कुछ लाइंस आम तौर पर हर देश में ऐसा होता है कि वो वहाँ के नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए है, कुछ होती हैं फॉरेनर्स के लिए। जैसे आप हमारे देश में पहुँचते हैं, मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ तो वहाँ लिखा रहता है कि ये सारी लाइन जैसे 1 से 20 तक हैं इंडियन नेशनल्स के लिए और बाकी की जो लाइंस हैं फॉरेनर्स के लिए हैं। तो ऐसा ही आप एक फॉरेनर हैं, आप एक इंडियन हैं, आप विदेश में जा रहे हैं तो आपको फॉरेनर्स वाली लाइन में खड़ा होना है। कहीं पर भी आप जा सकते हैं उस लाइन में, या अगर आपको कोई ऑफिशियल कह रहा है कि आप वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। जैसे कि मैं अभी यूएस गया था, तो वो जो लाइन में जब मैं पहुँचता हूँ उसके बाद फिर एक ऑफिशियल होते हैं कि अच्छा ठीक है आप वहाँ जाइए, आप उस काउंटर पर जाइए, आप बी पर जाइए, आप सी पर जाइए, इस तरीके से वो बता देते हैं। फिर आप उस क्यू में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक येलो लाइन फॉर एग्जांपल समझें, उस लाइन से के पीछे पीछे आपको खड़ा रहना, और वो सामने वो काउंटर बना हुआ है जिसमें इंटरव्यू चल रहा है आपसे आगे जो इंसान है उसका, पैसेंजर का। आपका नंबर आता है, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा पासपोर्ट। पूछते हैं वो जैसे कि इस तरह के सवाल कि जैसे क्यों आए हैं आप हमारे देश में, यानी आपके आने का कारण क्या है, मकसद क्या है हमारे देश में। जैसे आप घूमने आए हैं, आप बिज़नेस पर्पज़ से आए हैं, नौकरी करने आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आए हैं, ऐसे तरह के बहुत सारे मकसद आपके हो सकते हैं। कोई मीटिंग करने आए हैं, और कब तक यहाँ पर ठहरने वाले हैं आप, और आपकी वापस जाने की टिकट कौन सी तारीख की है वो आपसे पूछ सकते हैं, दिखाने को कह सकते हैं। अच्छा आप कहाँ रहने वाले हैं, दोस्त के घर रहेंगे, कोई आपके जानकार हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, या होटल्स में रहने वाले हैं, तो आप वो भी दिखाने के लिए आपसे कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। वो हर देश के जो नियम हैं, वो कायदे हैं, वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में जब आप पहुंचते हैं तो वो आपसे होटल बुकिंग्स दिखाने के लिए कहते हैं, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो। अब जैसे मैं यूएस जब गया था तो वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, होटल बुकिंग्स नहीं पूछी हैं उन्होंने मुझसे, फ़्लाइट की जो वापस जाने की बुकिंग है वो भी नहीं पूछी थी। बस ये पूछा था कि आप क्यों आए हैं, और मैंने कहा जी घूमने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने वो वीडियो, पिछला जो वीडियो था एक, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे। एक बहुत ज़रूरी सवाल वो करते हैं आमतौर पर, आप करते क्या हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि कई बार
लोग किसी तरीके से वीज़ा हासिल कर लेते हैं। वीज़ा जैसे एजेंट्स वगैरह की मदद से आपने अपने देश में हासिल कर लिया, आप पहुंच भी गए वहाँ पर उनके देश में, लेकिन ये जांचने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आपका काम जैसे कि कुछ ऐसा हो जिससे उनको परेशानी हो, या आपकी आमदनी इतनी ना हो कि आप हमारे देश में आके सर्वाइव ही ना कर सकें। तो इसलिए ऐसी वो जानकारी के लिए वो क्या व्हाट डू यू डू, बहुत ही कॉमन सवाल है, आप क्या काम करते हैं, ये बहुत कॉमन सवाल है, ये पूछते हैं। और उसके बाद कितना पैसा आप इस देश में लेकर आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सवाल है ये कस्टम्स वाले भी पूछते हैं कि कितना पैसा आप इस देश में लेकर आए हैं, क्या करेंसी है, कौन सी करेंसी है। कस्टम्स का मकसद कुछ और होता है, इमिग्रेशन का मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत कम पैसा लाएं और आपके पास पैसे ही ना और आप हमारे देश में आके वजन बन जाएं हमारे सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए ये उनका काम है चेक करने का कि आपके पास में पर्याप्त पैसा, जो आपका ट्रिप है उसको कवर करने लायक पैसा है या नहीं। वो पैसा आपके पास कैश में हो सकता है, वो पैसा आप एक डेबिट कार्ड के तौर पर आप ले सकते हैं, उनको आप स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। ये सारी बात करने के बाद में जब वो थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं, अगला जो स्टेप होता है उसमें वो काफ़ी सारे देशों में ये होता है, वो कहते हैं आप ठीक है, आप अपना ये मशीन है, इस पर आप अपनी ये राइट हैंड की 4 उंगलियां लगाइए। बेसिकली वो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं इनको वो स्कैन करते हैं, तो वो उनके रिकॉर्ड में बायोमेट्रिक्स ये होते हैं, ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं कि ये फिंगरप्रिंट्स हैं वो इस इंसान की हैं। काफ़ी सारी जगहों पर तो ये आइरिस भी स्कैन किया जाता है, आंखों को स्कैन किया जाता है। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो फिर फ़ोटो लेने के बाद में वो आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगा देते हैं कि अब आप हमारे देश में एंट्री कर सकते हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर घबराने की बात है। ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपके दिमाग में पहले से क्लियर होंगे तो आप बहुत ही बेबाक तरीके से इस इमिग्रेशन को फेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो अलाउ कर देते हैं। जैसे ही आपका ठप्पा लगा आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन बहुत कम मामलों में एक सेकंड लेवल का इमिग्रेशन चेक भी होता है। ये तब होता है जब उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है, आपने जो अभी जवाब दिए हैं और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है सारा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तब वो आपको सेकंड राउंड के इमिग्रेशन चेक के लिए बुलाते हैं। वो एक दूसरी जगह पर होता है, वहाँ से निकाल के आपको ले जाएंगे एक अलग से एरिया में जहाँ कुछ और ऑफिशियल्स हो सकते हैं, और वो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, ये हुआ था कज़ाकिस्तान में अलमाटी एयरपोर्ट पर। अलमाटी से जब दिल्ली आ रहा था तो इमिग्रेशन पे मैं गया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, और उसके बाद में उनको कुछ पता नहीं क्या लगा। असल में मेरा पासपोर्ट स्कैन नहीं होता था, क्योंकि उसकी जो उसका कोड है वो लैमिनेट करते हुए जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ठीक से नहीं किया था, वो स्प्रेड हो गई थी, तो स्कैन नहीं होता था। तो उनको लगा होगा कि नकली पासपोर्ट है, इसके चक्कर में उन्होंने मुझे सेकंड वाली स्टेज पर भेज दिया था और मैं काफ़ी देर तक मुझे बैठना पड़ा था। तो आमतौर पर वो भी होता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जेन्युइन हैं, आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, वो है कस्टम्स वाला। इसकी बारी तब आती है जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपना लेने जाना होता है बैगेज। जो आपका सामान अगर आपने चेक इन करने के लिए दे रखा था, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप वो जो बेल्ट है उस पर आपका वो बैगेज घूमता रहता है। अब आपने सामान ले लिया अपना, अब बारी आती है कस्टम्स की। कस्टम्स मैंने पहले बताया था कि इमिग्रेशन डील करता है लोगों के साथ, इंसानों के साथ, पैसेंजर्स के साथ। कस्टम्स डील करता है सामान के साथ। आपने अपना सामान ले लिया, अब बारी आई कस्टम्स में, वो आपका सामान स्कैन करते हैं। बेसिकली कस्टम्स का काम है ये चेक करना कि आप हमारे देश में वही सामान लेकर आ रहे हैं जिसकी इजाज़त है, पहली बात। और अगर आप कुछ लेकर आए हैं, ऐसी चीज़ खरीद के लाए हैं, आप अगर दुबई से घूम कर आए हैं, थाईलैंड से घूम कर आए हैं, अमेरिका से घूम कर आए हैं, कुछ महंगी चीज़ लेकर आए हैं, कोई नेकलेस लेकर आए हैं सोने का, आईफोन लेकर आए हैं फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और उनको यहाँ आके ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और ड्यूटी क्या है? बेसिकली वो एक टैक्स जैसा एक कुछ है। वो बेसिकली ये है कि ये आपने 70,000 रुपये का जो सामान आप इंडिया में बिकता है वो आप वहाँ से लाएँ 40,000 रुपये का, तो ऐसे तो सब लोग करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं 70,000 में, जो बनाने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, वो सब तो ऐसे ही बेरोज़गार हो जाएंगे। तो उनके भी हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी नौकरी और ये सब चीज़ें करने के लिए एक सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है कि ड्यूटीज़ वो लगा देती हैं। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि गोल्ड इतना सारा लेके आया था और वो पकड़ा गया, स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया। लिकर की 4 बॉटल्स लेकर आया था, स्मगलिंग में पकड़ा गया। स्मगलिंग होता क्या है? आपको ड्यूटी चुकानी थी लेकिन आपने ड्यूटी नहीं चुकाई,
आप चुपचाप निकल गए, बिना बताए निकल गए, हो सकता है आपको पता नहीं होगा। हर देश के इमिग्रेशन कानून, हर देश के कस्टम्स कानून अलग अलग होते हैं। कुछ जगहों पर आपको सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत आपको फ़ाइन लगा के, पेनल्टी लगा के पैसों का, और वो आपको छोड़ देंगे। कुछ जगहों पर वाकई में आपको जेल में बंद किया जा सकता है। ज़रूर ख्याल रखें, ख़ास तौर पर आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, ड्रग्स जैसी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सारा का सारा कस्टम्स डिपार्टमेंट चेक करता है। और उनके पास में चीज़ें होती हैं, उनके पास में जो स्निफर डॉग्स होते हैं, जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं, वो होते हैं उनके पास में मशीन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चेक कर लेती हैं आमतौर पर। हर देश के कस्टम्स उनकी वेबसाइट होती हैं, थोड़ा पढ़ लें आप, इंटरनेट पे सर्च कर लें क्या अलाउड है क्या नहीं है। काफ़ी देश ऐसे हैं जो अपने देश में कुछ फ्रूट्स, कुछ सब्जियां अलाउड नहीं करते हैं। उसके पीछे उनका रीज़न ये होता है कि ये उनके यहाँ पर जो होने वाली जो वेजिटेशन है उसको ये नुकसान पहुंचा सकती है, विदेशी जो चीज़ है, तो इसलिए ये डिस्करेज किया जाता है। डिस्करेज क्या, अलाउड ही नहीं होती, ख़त्म कर देते हैं वहीं पर, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि वो एंटर ना करें। यूएस इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी सारी चीज़ों को वो अलाउ नहीं करता। इनफैक्ट कुछ देशों में तो वो आपको आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल वगैरह भी खुलवा के आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये हमें दिखाइए। अगर आपके लैपटॉप में कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी हैं, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करना जो कि लीगल नहीं है, आप नेटफ्लिक्स है, आप अमेज़ॉन है, आप अमेज़ॉन प्राइम या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके मूवीज़ देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर वो होता है ना, टॉरेंट्स डाउनलोड करके या किसी और प्लेटफॉर्म से आप इलीगली मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं, लेकिन कई देशों में ऐसा होता है कि वो आपके लैपटॉप्स को चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें वो पाई गई इलीगली डाउनलोडेड फिल्म है तो यानी आप गलत कर रहे हैं, और वो आपको उसके हिसाब से आप पर पेनल्टी लगा सकते हैं या सज़ा जो भी है वो दे सकते हैं। तो ये भी काम है कस्टम्स डिपार्टमेंट में। और एक बहुत ज़रूरी बात, कस्टम्स हो या इमिग्रेशन, एयरपोर्ट पर अगर आपका किसी ऑफिशियल के साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, सपोज़ इमिग्रेशन चेक हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने आपसे बात की, चाहे देश हो या विदेश, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, थैंक्स ज़रूर कहिएगा उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बड़े अच्छे से मुझे डील किया। हिम्मत बढ़ती है, जो ऑफिशियल वहाँ सामने हैं उनको अच्छा लगता है कि अरे मेरी तारीफ हुई है। जो अच्छा लगता है तो अगला जो पैसेंजर आएगा उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके एक थैंक्स कहने से वो जो चेन बन रही है ना थैंक्स वाली, उसका एक बड़ा लंबा इम्पैक्ट है। तो मुझे भी आप थैंक्स बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे भी थैंक्स बोल सकते हैं, या फिर एक यूट्यूब में दिया है वो अंगूठा ऊपर वाला लाइक करने वाला, तो आप इस तरीके से मुझे भी थैंक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा, अगर कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके काम की तो मैं शेयर करूंगा। बाय बाय।